परम स्नेही मित्रों, आप शुद्ध साहित्यिक रचनाओं के चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ चुके हैं। मैं ब्रजेंद्र नाथ आज से मैं अपनी कहानियों के द्वारा आपको अवगत कराना चाहता हूँ। मेरी कहानी संग्रह छाँव का सुख 2015 नवंबर में हिंद युग प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। उसी की कहानियाँ लेकर के मैं आया हूँ। आप उन कहानियों को सुनेंगे। कहानियाँ चूँकि लंबी है इसलिए वह 4-5 भाग में हो सकती हैं कि आप प्रस्तुत की जाएं। तो हर भाग को आप पढ़ेंगे, हर भाग को सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। इस तस्वीर में आप उस पुस्तक के लोकार्पण का दृश्य देख रहे हैं जिसमें डॉक्टर संजय पांडे जी, जो उस समय मुख्यमंत्री के निवास में अधिकारी थे, उनके द्वारा लोकार्पण किया गया था। और इस तस्वीर में डॉक्टर राधानंदन सिंह, संरक्षक गया जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन, पुस्तक को पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में 2018 दिल्ली पुस्तक मेले में मेरी बेटी और मेरे नाती ओजेस को उस पुस्तक के साथ आप देख रहे हैं। छाँव का सुख की पहली कहानी और पर्स मिल गया है, जो एक गरीब गांव का बालक, गांव के लड़के को इंजीनियर बनने की कहानी है। आप उस कहानी में उसके संघर्ष को देखेंगे। बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। तो आप सुने छाँव के सुख से ली गई मेरी पहली कहानी और पर्स मिल गया का भाग 1। कौन चाहता है अपना गांव और अपना शहर छोड़ना। उसे इसका अफसोस तो था, लेकिन कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अगर उसकी शिक्षा की उपयोग का स्कोप वहाँ है तो वहाँ जाना पड़ेगा। उसके लिए तो यह और भी ज़रूरी था, क्योंकि उसे अपने परिवार को गरीबी की रेखा के नीचे से खींचकर ऊपर जो निकालना था। आज वह खुश तो बहुत था, लेकिन थोड़ा दुखी भी था। वह आई माँ को कम से कम अपने साथ ले जाना चाहता था, परंतु ले नहीं जा पा रहा था। अभी तो नौकरी की ज्वाइनिंग थी, फिर देखे आगे क्या व्यवस्था हो पाती है। उसके पास सिर्फ एक ट्रॉली सूटकेस और एक पीठ पर लटकाने वाला बैग था। इसी में उसका लैपटॉप भी था। उसे सेकंड एसी में लोअर बर्थ मिली थी। लोअर बर्थ पर उसके जैसे नौजवान और स्वस्थ लड़के को यात्रा करने में थोड़ा अटपटा लग रहा था। पिछली कई यात्राओं में जब भी उसे लोअर बर्थ मिली, किसी बुजुर्ग या छोटे बच्चे को या फीडिंग मदर के आग्रह पर वह बर्थ उन्हें दे दिया करता था। इसमें उसे बहुत ही आनंद आता था। इस बार ऐसी कोई रिक्वेस्ट कहीं से नहीं आ रही थी। गाड़ी तेज गति से दक्षिण की तरफ भागी जा रही थी। उसी के साथ उसका विचार क्रम भी तीव्र गति पकड़ रहा था। उसे अपने वे सारे दिन जो उसने स्कूल, कॉलेज, गांव, गणपति पूजा में बिताए थे, रह रह कर याद आ रहे थे। अभी वह पूरी तरह प्रोफेशनल नहीं बना था, इसलिए उसके अंदर संवेदनाएं और विचारणाएं हिलोरे मार रही थी। मगर अगर मेरा शहर ही इतना विकसित होता तो मैं भी वहीं रहकर नौकरी करता, तब कितना अच्छा होता। गांव से जुड़ाव रहता और शहर में नौकरी रहती। अपने शहर के लिए कुछ विशेष करना चाहे तो कर सकता था, लेकिन ऐसा भी कभी होता है, या ऐसा कभी कभी ही होता है। अभी तो बड़े बड़े शहर विकसित हो रहे हैं और फैल रहे हैं। छोटे शहरों का विकास तो हो ही नहीं पा रहा है। जो शहर विकास के न्यूक्लियस बनकर आसपास के गांव में विकास में सहायक बन सकते थे, वे अभी आसपास के गांव के शोषण बिंदु बनते जा रहे हैं। वह अपने विचार यात्रा के क्रम को इस रेल यात्रा में भी ढोए जा रहा था। उसकी सोच कभी कभी विचित्र दिशा पकड़ लेती थी और वह उसमें फंस कर रह जाता था। फिलहाल वह उससे निकलना चाह रहा था। वह स्कूल, कॉलेज, गांव, गणपति के समय बिताए गए अनमोल पलों में खो जाना चाहता था। कॉलेज के चौथे साल में ही उसका प्लेसमेंट देश की मुख्य तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम में हो गया था। लेकिन उस समय कहाँ प्लेसमेंट दिया जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। कहा गया था कि ऑफर लेटर मिलने के बाद इसके बारे में पता चल जाएगा। मन में एक प्रकार की अनिश्चितता की स्थिति का आभास हो रहा था, लेकिन उसने मन बना लिया था
कि जहाँ भी उसे पदस्थापित किया जाएगा उसके लिए वह तैयार था। अंततः ऑफर लेटर भी मिल गया था। उसका पदस्थापन कोयम्बटूर में हुआ था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत ही शांत और अच्छी जगह है ऐसा लोगों ने कहा था। हालांकि वह तो कहीं के लिए भी तैयार था। नितिन ने NIT नागपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। किसी को विश्वास नहीं हुआ था जब उसने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग की प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे रैंक हासिल किए थे। तभी तो उसे NIT नागपुर में इंजीनियरिंग का कोर ब्रांच मिला था। यही तो उसकी पसंद थी। कौन जानता था कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के यवतमाल जिले के छोटे से गांव में छोटी जोत वाले किसान के घर का एक लड़का अपनी गरीबी को अपनी लाचारी नहीं बताकर उसे अपनी ताकत बनाएगा और एक दिन इंजीनियर बनेगा। जब वह नवोदय विद्यालय में पढ़ता था तो जिंदगी कितनी सहज और सरल थी। नवोदय विद्यालय आवासीय हुआ करते थे। उसमें आने वाले लगभग सभी छात्र छात्राएं देहाती पृष्ठभूमि से ही आए थे। ज़्यादा आडंबर और दिखावापन नहीं था छात्रों के बीच में। घाटन जी यवतमाल का यह नवोदय विद्यालय अपनी सादगी के लिए सारे राज्य में जाना जाता था। वहाँ जिंदगी कितनी आसान थी। पूरे विभागीय शिक्षा के दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, माँ पिताजी की आशाओं आकांक्षाओं का दबाव कंधों पर महसूस करने लगा था। घर में एक बड़े भाई और एक बहन थी। परिवार को गरीबी की नीचे की रेखा से खींचकर ऊपर ले आना था। उसे लगता था कि वह इसके लिए सक्षम है। इसीलिए वह चुपचाप पाठ्यक्रम की किताबों के पढ़ने के साथ साथ अखिल भारतीय अभियांत्रिकी परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था, ताकि फिर तैयारी के लिए उसे एक और वर्ष बर्बाद नहीं करना पड़े। +2 की परीक्षा के बाद उसने अखिल भारतीय अभियांत्रिकी प्रतियोगिता दी और उसे अच्छा रैंक मिला। इस रैंक की काउंसलिंग में उसे नागपुर में मैकेनिकल अभियंत्रण मिल गया था। यही उसका सपना भी था। यवतमाल की अपेक्षा नागपुर बड़ा शहर है। सबसे पहला अनुभव तो उसे यही हुआ था। हालांकि इसके पहले भी वह नागपुर आया था, लेकिन इस नज़रिए से उसने इस शहर को नहीं देखा था। यवतमाल शहर का चरित्र एक कस्बाई आवरण ओढ़े हुए था। नागपुर मानो महानगर की ओर कदम बढ़ाता एक जीवंत शहर था। नागपुर में महानगर की सारी विशेषताएं थी, लेकिन अभी महानगर की सारी व्यवस्थाएं यहाँ नहीं दिखती थी। इसलिए यह महानगर था, लेकिन इसका कस्बाई चरित्र अभी भी कायम था। इन्हीं सारी अप्रकट टिप्पणियों को मन में रखे हुए वह VIT विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अब NIT के नाम से जाना जाता है, में प्रवेश लेने के लिए पहुंचा था। प्रवेश की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे हॉस्टल एकोमोडेशन भी मिल गया था। यहाँ से उसकी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के जीवन की शुरुआत हुई थी। 1-2 महीने हल्का या कोमल रैगिंग के बाद फ्रेशर्स पार्टी हुई थी और फिर सब कुछ सामान्य होता जा रहा था। योगः कर्मसु कौशलम के जिस सिद्धांत को लेकर इस अभियंत्रण विद्यालय के संस्थापकों ने स्थापना की थी, उसकी परंपरा अभी तक कायम थी। नितिन तो शुरू में इस कॉलेज भवन की भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। ऐसा शायद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए सारे अभ्यर्थियों को महसूस हुआ होगा। धीरे धीरे सब सामान्य सा लगने लगा था। कुछ बदलाव साफ देखे जा सकते थे। जो बंदे या बंदियां पहले सामान्य पहनावे में कॉलेज आया करते थे, कुछ ही महीने बाद उनमें प्रचलित फैशन के अनुसार परिवर्तन साफ साफ दिखने लगा था। यानी बंदे टाइट पैंट्स या ट्राउजर्स में होते थे। सलवार सूट और दुपट्टा साधारणतः कॉलेज जाने वाली लड़कियों का पहनावा हुआ करता था, लेकिन इस जमाने में इस शालीन पहनावे को बहन जी टाइप पे ब्रांडिंग कर दी गई है। कुछ दिनों बाद तो भारतीय या कहें तो परंपरागत परिधान जैसे धोती कुर्ता चादर या दक्षिण भारतीय लुंगी पुरुषों के लिए और साड़ी सलवार सूट दुपट्टा जैसी पोशाक स्त्रियों के लिए शादी या पूजा पाठ के आयोजनों या फिर संसद और विधानसभाओं में ही दिखाई देंगे। बंदियां भी टाइट पैंट्स में अपने बहन जी टाइप इमेज से बाहर निकलने को बेताब दिखती थी। क्लासेज के साथ साथ कैंटीन में भी समय बिताना भी रोज की दिनचर्या में शामिल होता जा रहा था। विद्यार्थी जो एडमिशन के पहले तनाव में थे, अब खुश लग रहे थे। कॉलेज का जीवन धीरे धीरे रास आने लगा था। अब 3 साल मस्ती में गुजारना था। सिर्फ परीक्षाओं के समय थोड़ी व्यस्तता बढ़ जाती थी। कोई भी सेमेस्टर बैक नहीं हो, इसका ध्यान रखना जरूरी होता था। नितिन ने अपने को इस कॉलेज के वातावरण में व्यवस्थित करने में कुछ समय ज़्यादा लगाया था। जब वह भी कैंटीन में बिना भी किसी बंदी के टाइट जींस में देखता था तो उसके तरफ स्वाभाविक आकर्षण पैदा होता था।
वह लड़कियों से बात करने में अपने को सहज नहीं पाता था। हालांकि टाइट जीन्स और स्लिम फिट टॉप्स में लड़कियां उसे आकर्षित भी करती थीं। यह तो अच्छा था कि मैकेनिकल में उसके सेक्शन में कोई भी लड़की नहीं थी, जबकि अन्य लड़के अफसोस करते थे कि क्या यार, हमारे सेक्शन में तो बिल्कुल सुखाड़ है। और देखो, कंप्यूटर और आईटी ब्रांच में, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हरियरी ही हरियरी और बहार ही बहार है। इसलिए अधिकांश लड़कों का काफ़ी समय, खासकर फर्स्ट ईयर में, कैंटीन में ज़्यादा और लाइब्रेरी में कम बीतता था। नितिन को जब भी कोई ऐसा ख्याल आता था कि थोड़ा वक्त कैंटीन में बिताए, लड़कियों से थोड़ी पढ़ाई के बारे में बातें शुरू कर तुरंत पढ़ाई के अलावा अन्य विषयों पर बातचीत को आगे बढ़ाए, उसके सामने उसके पेरेंट्स, बहन और भाई खड़े हो जाते थे। उसे अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, गरीबी से निकालकर विकास के पथ पर ले जाना है। तो मित्रों, भाग 1 कहानी आज यहीं समाप्त होती है। आगे के भाग की कहानियाँ आप निश्चित अंतराल पर सुना करेंगे। आप जुड़े रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना प्राप्त हो जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।